क्या लॉकडाउन 3 17 मई को खत्म हो जाएगा या फिर अब है लॉकडाउन 4 की तैयारी? इसे लेकर देश में कई सवाल हैं और इसके जवाब आज मिल सकते हैं, क्योंकि अब से ठीक 1 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने जा रहे हैं। और यह 5वां मौका है कोरोना के संकट के दौरान जब प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से चर्चा करने वाले हैं। इस मीटिंग में क्या क्या हो सकता है? एक तो यह बताया जा रहा है कि 17 मई के बाद जो प्लान होना चाहिए देश का अलग अलग राज्यों के लिए, वो उस पर चर्चा हो सकती है। 2 राउंड में यह बातचीत होगी, इसको लेकर यह जानकारी मिल रही है। पहले बताया जा रहा है कि पहले राउंड में यानी दोपहर 3 से 5:30 बजे तक मुख्यमंत्रियों से बात होगी। फिर इसके बाद आधे घंटे बाद दूसरा राउंड शुरू होगा, जिसमें शाम 6 बजे से यह दूसरा राउंड आगे बढ़ेगा। मीटिंग में हर सीएम को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी सभी की बात सुनेंगे, सबसे राय लेंगे, उनको क्या लग रहा है, मुख्यमंत्रियों को क्या लग रहा है, राज्यों की स्थिति क्या है, वो क्या चाहते हैं, सब सुना जाएगा। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री भी होंगे, स्वास्थ्य सचिव भी शामिल होंगे। मोदी मुख्यमंत्रियों के राज्यों के हालात, वहां पर आपसी समस्या जो है उसको लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही लॉकडाउन बढ़ाने और खत्म करने को लेकर भी राज्यों से फीडबैक लिया जाएगा कि राज्य क्या सोचते हैं, उनके यहां लॉकडाउन कितना रहना चाहिए या कितना बढ़ना चाहिए या हट जाना चाहिए। साथ में मुख्यमंत्रियों से यह भी पूछा जाएगा कि किस तरीके के आर्थिक पैकेज की उनको जरूरत है। यह 5वां ऐसा मौका है, जैसा मैं आपको बता रहा था, कि प्रधानमंत्री मीटिंग करने वाले हैं मुख्यमंत्रियों के साथ। पहली मीटिंग कब हुई थी? 20 मार्च को। उसके बाद से पीएम 3 और बार मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग कर चुके हैं और आज जो मीटिंग होने वाली है उनमें यह बात लॉकडाउन 3.0 के एक्शन प्लान को लेकर होगी कि अब इसके आगे क्या, इस पर चर्चा होगी। पीएम की मीटिंग से पहले 3 बड़ी खबरें भी आई हैं, वो भी आपको बता दूं। पहली खबर लॉकडाउन में फंसे मजदूरों से जुड़ी हुई है। इसे लेकर गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। कहा है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए रेलवे का सहयोग कीजिए। दूसरी बड़ी खबर है कि कल से पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत होगी। ये आपको पता है, दिल्ली से देश के 15 शहरों के लिए पैसेंजर ट्रेन चलेगी और ये कल से चलेगी। बुकिंग टिकट की आज शाम 4 बजे से शुरू हो जाएगी। एक और बहुत बड़ी खबर, तीसरी बड़ी खबर है कि अब हवाई उड़ानें भी शुरू हो सकती हैं, यानी फ्लाइट्स चल सकती हैं। डीजीसीए और उड्डयन मंत्रालय के अलावा सीआईएसएफ की एक टीम ने दिल्ली एयरपोर्ट का दौरा किया है और ये जो जॉइंट टीम है वो एक रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर यह फैसला लिया जाएगा कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स शुरू की जा सकती हैं या नहीं और कब से शुरू की जा सकती हैं। यानी ट्रेन के बाद अब फ्लाइट्स के उड़ान भरने का भी रास्ता बनाया जा रहा है। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या रेल शुरू करने के बाद फ्लाइट शुरू करने की तैयारी जल्द पूरी हो जाएगी? यह सवाल इसलिए क्योंकि डीजीसीए और उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों ने दिल्ली एयरपोर्ट का दौरा किया, हालात का जायजा लिया। तो अब यह रिपोर्ट जब जाएगी तो उस पर फैसला लिया जाएगा कि कब से फ्लाइट्स उड़ान भर सकती हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन आगे बढ़ना है और कुछ जगहों पर राहत देनी है, तो कई ऐसे लोग हैं जिन्हें एक शहर से दूसरे शहर जाना होगा। ट्रेन अगर लोगों को लेकर आ रही है जो फंसे हुए हैं, तो फिर फ्लाइट एक जरिया हो सकता है जिसमें कम समय में लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। इसलिए फ्लाइट्स की उड़ान सेवा को शुरू करने पर भी सरकार विचार कर रही है। तो ट्रेन के बाद अब फ्लाइट सेवा भी शुरू हो सकती है। कल से पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत के मद्देनजर अलग अलग शहरों में तैयारी भी तेज कर दी गई है। दिल्ली से जिन शहरों के लिए ट्रेन रवाना होंगी उनमें मुंबई सेंट्रल और पटना भी शामिल है। इसी को लेकर आपको तस्वीरों में क्या तैयारी है वो दिखाते हैं। रेलवे स्टेशन को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए स्टेशन पर मार्किंग कर दी गई है कि लोग अगर उतरेंगे तो कहां खड़ा होना है, चढ़ेंगे तो कहां से चढ़ना है, किस जगह पर खड़ा होना है। तो पटना और मुंबई सेंट्रल दोनों जगह यह तैयारी चल रही है। और सिर्फ यही 2 शहर नहीं है, कौन कौन से शहर में ट्रेनें जाएंगी वो देख लीजिए। दिल्ली से पटना ट्रेन चलने वाली है। इसके अलावा दिल्ली से रांची जाएगी, झारखंड की राजधानी। उसके अलावा दिल्ली से हावड़ा एक ट्रेन जाने वाली है। दिल्ली से भुवनेश्वर जो ट्रेन जाएगी उसका भी नाम है। दिल्ली से मुंबई सेंट्रल जाएगी, उसका जिक्र मैं कर रहा था। अहमदाबाद जाने वाली है ट्रेन। इसके अलावा डिब्रूगढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, अगरतला और दूसरे शहरों का भी नाम है। पटना में किस तरीके की खास तैयारियां की गई हैं, हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है। दिल्ली से जिन शहरों के लिए ट्रेनों की शुरुआत हो रही है उनमें से एक पटना भी है। इसलिए पटना रेलवे स्टेशन पर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। आप देखें, यहां पर स्टेशन की सफाई का काम चल रहा है। काफी दिनों से चूंकि स्टेशन बंद था,
लेकिन अब जब ट्रेनें आएंगी, ट्रेनें यहाँ से जाएंगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए सफाई की जा रही है, सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। आप देखें हर हिस्से को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके अलावा जो सबसे जो बड़ी बात है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए आप देखें इस तरह के जो रेड सर्किल बनाए जा रहे हैं, और ये सर्किल जिस तरह से बनाए जा रहे हैं उसी सर्किल के अंदर लोगों को खड़ा रहना होगा। अब देखें ये सर्किल अभी बनाए जा रहे हैं और इसी तरह से आगे दूर हिस्से तक इस तरह से ये सर्किल आगे बढ़ेगा। कई सारी चीज़ें पहले से तय कर दी गई हैं। ये तय कर दिया गया है कि हर कोई मास्क पहन कर रहेगा, कोई काउंटर नहीं खुला रहेगा, ऑनलाइन टिकट की बुकिंग ही होगी, और इसके साथ साथ जो प्लेटफॉर्म टिकट है वो भी नहीं मिलेगा। जो यात्री आएंगे वो 3 नंबर गेट से आएंगे, बाकी सारे गेट बंद रहेंगे। 4 एंट्री गेट है पटना रेलवे स्टेशन पर, और आप देखें ये जो 3 नंबर का जो गेट है सिर्फ इसी गेट से एंट्री होगी, बाकी के गेट नंबर 1, 2 और 4 बंद रहेंगे। तो सारी तैयारियां कर ली गई हैं और इसी तैयारी के अनुसार जब ट्रेनें यहां आएंगी और जाएंगी तो यात्री आएंगे। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। तैयारियां वहां हैं, लेकिन एक दूसरी तैयारी लॉकडाउन को लेकर, लॉकडाउन में क्या छूट दी जा सकती है, लॉकडाउन को कितना बढ़ाया जा सकता है, नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर प्रधानमंत्री आज जब मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे तो उसमें सामने आ सकती है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं, रुचि कुमार लखनऊ से हैं, संदीप चौधरी मुंबई से हैं, मनीष भट्टाचार्य जयपुर से हैं, नीतीश चंद्र पटना से हैं। पहले आनंद आप ये बता दीजिए कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है इसकी रूपरेखा क्या होगी और क्या जानकारी मिल रही है, इसमें क्या क्या हो सकता है? जी देखिए, जैसे कि पिछली बार भी हुआ था, पिछली बार की बैठक के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेकर बहुत सारी रियायतें दी गई थी, क्योंकि सरकार भी ये चाहती है और राज्य सरकारें भी बार बार ये मांग करती रही है कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो नहीं रुकनी चाहिए, उनको छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि कोविड से बचाव के साथ साथ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर वो नहीं चलेंगी तो लोगों में एक निराशा का भाव आएगा और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के लिए भी ठीक नहीं रहेगा। और यही वजह है कि राज्य सरकारों की मांग के बाद सरकार ने पिछली बार बहुत सारी रियायतें दी थी, उसमें कई तरह की दुकानों में खोलने की छूट दी गई थी। और यही वजह है कि कल जो कैबिनेट सेक्रेटरी की एक बैठक हुई थी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज के साथ, तो आज की मीटिंग का एक ग्राउंड तैयार किया गया। कैबिनेट सेक्रेटरी ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से ये ब्रीफ लिया था कि आप अगले लॉकडाउन में क्या क्या उम्मीद कर रहे हैं और आपके यहाँ की ताजा हालात क्या है, क्योंकि पिछली बार कुछ राज्यों का तजुर्बा ठीक नहीं रहा था। जब उन्होंने लॉकडाउन में छूट दी थी तो केसेस बढ़ गए थे। तो ऐसे में कैबिनेट सेक्रेटरी ने यह भी ब्रीफ लिया कि अगर आप चाहते हो कि लॉकडाउन में छूट दी जाए तो क्या आपके पास पूरी तैयारियां हैं कि आप लॉकडाउन का पालन कर सके या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके। वो पूरी रिपोर्ट प्रधानमंत्री के पास पहुंची है और आज जब प्रधानमंत्री खुद मुख्यमंत्रियों से रूबरू होंगे तो उस रिपोर्ट का जिक्र तो करेंगे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री और उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं उसका भी ब्रीफ लेंगे। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ये भी कहेंगे कि आर्थिक गतिविधियों के पक्ष में सरकार भी है और यही वजह है कि सरकार ने बहुत सारी यानी प्रधानमंत्री के पास एक रिपोर्ट है, आज मुख्यमंत्रियों से इस पर चर्चा होगी। हमारे सहयोगी जो देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ रहे हैं, वहां के राज्यों के मुख्यमंत्री क्या कह सकते हैं, इसको लेकर उनकी क्या जानकारी है वो बताएंगे। रुचि, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या लॉकडाउन बढ़ाने की बात कर सकते हैं और क्या वो मांग कर सकते हैं? देखिए, ऐसा लगता है कि यूपी में कोरोना के अब तक 3,500 से ज्यादा केस आ चुके हैं, करीब 70 लोगों की मौत हो चुकी है। और आगरा है, मेरठ है, कानपुर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा केस हो रहे हैं। तो शायद ऐसा हो सकता है कि क्योंकि औद्योगिक और जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो भी ठीक रहें, तो हो सकता है कुछ इस तरह का अब हम आने वाले दिनों में ये देखें कि लॉकडाउन भी रहे, थोड़ी सी छूट भी मिले, थोड़ा कारोबार भी चले, हो सकता है इस तरह की छूट मिले। लेकिन जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो ये योजना बना रहे हैं कि जो लेबर्स दूसरे राज्यों में फंसे हैं वो लगातार यूपी में आ रहे हैं, तो उनको किस तरह से उनको यहाँ पे काम लिया जाए, इसकी योजना लगातार सरकार बना रही है। तो ऐसा लगता है कि शायद हम आने वाले दिनों में जैसे पहले ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन बनाए गए थे, कुछ उसी तरह की रियायतें हम देखेंगे कि जहाँ ज्यादा कोरोना के केस हैं वहाँ पे छूट नहीं मिलेगी, लेकिन जहां नहीं है वहां थोड़ी सी छूट मिल सकती है। सुशांत, संदीप चौधरी, महाराष्ट्र तो सबसे ज्यादा केसेस वाला राज्य है, मुंबई तो हॉटस्पॉट बना हुआ है लगातार। महाराष्ट्र की सरकार क्या चाहेगी इस मीटिंग में, वो क्या पक्ष रखेंगे? देखिए, महाराष्ट्र की संख्या अगर देखें तो 22,000 से ज्यादा पूरे महाराष्ट्र में पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं अब तक। और साथ ही साथ मुंबई का अगर बात करें तो मुंबई में 13,500 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। कहीं ना कहीं संख्या लगातार बढ़ रही है। एक तरह से बीएमसी हो, राज्य सरकार हो, अलग अलग अधिकारियों के जरिए एक तरह से टारगेट फिक्स किया जा रहा है कि जो डबलिंग की संख्या है
10 दिनों की वो 20 दिनों तक कैसे पहुंचाई जाए, और इसके अलावा जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है उसे कुछ हद तक कम किया जाए। सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाए, जरूरी सेवाओं के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप्स वगैरह ओपन किए जाए। ये बातें रखी जा सकती है आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के द्वारा, लेकिन अधिकतर सरकार का ध्यान यही है कि जो ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जो डबलिंग की संख्या ज्यादा है, उसे कहीं ना कहीं रोका जाए, जिसके लिए आईएएस अधिकारियों को भी निर्देश दिए जा चुके हैं, साफ तौर पर मुंबई के लिए और मुंबई के व्यतिरिक्त पूरे महाराष्ट्र के लिए भी। जी ठीक है, नीतीश चंद्र पटना से हैं। नीतीश, बिहार सरकार क्या पॉइंट्स रखेगी, क्या बातें रखेगी, इसको लेकर कोई जानकारी है? देखिए, प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग के ठीक पहले नीतीश कुमार ने एक बैठक बुलाई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक चल रही है, अभी भी बैठक चल रही है, 11 बजे से लगातार ये बैठक चल रही है और सभी जिलों के डीएम और एसपी से ये फीड मांग लिया जा रहा है कि क्या स्थिति जिलों की है। इसके साथ साथ डिप्टी सीएम, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी के अलावा कई अलग अलग विभागों के जो प्रधान हैं, सचिव हैं, वो इस बैठक में शामिल हैं। तो निश्चित रूप से इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो फीडबैक नीतीश कुमार को मिलेगा, उन बातों को नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। लेकिन मोटे तौर पर जो जानकारी हमें सूत्रों से मिली है, हाल के दिनों में जिस तरह से प्रवासी मजदूरों के संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ा है और उसकी रफ्तार जितनी तेज है, क्योंकि आप देखें पिछले 2-3 दिनों में जितने भी पॉजिटिव मामले बिहार में मिले हैं उनमें करीब 80 से 90% प्रवासियों के हैं। तो ये एक नई चिंता है बिहार के लिए और इस चिंता को निश्चित रूप से नीतीश कुमार रखेंगे। हालांकि दुकानें यहाँ बहुत हद तक खुल गई हैं, पिछले कुछ दिनों में जो नया आदेश आया उसके मद्देनजर अधिकांश दुकानें खुल गई हैं, सड़कों पर गहमा गहमी है, भीड़ भाड़ है। तो लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ होगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इतना साफ है कि जिस तरह से दूसरे राज्यों से लगातार ट्रेनें आ रही हैं, उसको लेकर जो संक्रमण बढ़ रहा है उसको नीतीश कुमार रखेंगे। और साथ ही साथ आर्थिक पैकेज की बात भी हो सकती है, क्योंकि लगातार जो क्वारंटाइन सेंटर में बाहर के लोग रह रहे हैं, जो खर्च लगातार बढ़ा है, ट्रेनों का टिकट जिस तरह से काफी संख्या में उसमें खर्च हो रहा है, तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार आर्थिक पैकेज की बात भी कह सकते हैं। जयपुर से मनीष भट्टाचार्य हैं। राजस्थान में भी केसेस सामने आ रहे हैं मनीष, ऐसे में वहां के भी मुख्यमंत्री शायद यही कहेंगे कि लॉकडाउन तो बढ़ना चाहिए, लेकिन इसके अलावा और क्या बातें या मांग वो रख सकते हैं? देखिए, बिल्कुल लॉकडाउन बढ़ने की बात हो सकती है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से ये माना जा रहा है कि वीसी में कहीं ना कहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री इस बात को रखेंगे कि राजस्थान में लॉकडाउन से थोड़ी रियायत देनी चाहिए, क्योंकि हाल में ही गहलोत सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि राजस्थान में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिकवरी रेट है और 58% लोग पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं। एक सुखद आंकड़ा है, सुनने में अच्छा लगता है। और हाल में जो फैसले दिए हैं कि जैसे इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट है उसके लिए किसी तरीके की कोई पासेस नहीं है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक की पूरी गतिविधियां होंगी। जिन इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है, जो कंटेनमेंट जोन है, वहां पर यथावत तमाम फैसले लिए और कल 12 घंटे सभी विधायकों और सांसदों के साथ वीसी की है मुख्यमंत्री ने। इनसे सुझाव मांगा है कि आप अपना सुझाव दीजिए कि और बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो इन तमाम बातों के मद्देनजर ये माना जा सकता है कि आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान की तरफ से ये बात जरूर रखेंगे कि राजस्थान में लॉकडाउन में थोड़ी रियायत बरती जाए, लेकिन जहां कंटेनमेंट जोन है, जो कर्फ्यूग्रस्त इलाके हैं, वहां पर यथावत स्थिति बनी रहे। आनंद, 2 चीजें बता दीजिए। एक तो ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर मुख्यमंत्री या लगभग सारे ही मुख्यमंत्री लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश करेंगे। ऐसे में कोई जानकारी है कि लॉकडाउन कितना बढ़ सकता है? केंद्र ने इसको लेकर क्या सोच रखी हुई है? देखिए, कुछ राज्य तो हैं उन्होंने लॉकडाउन को पहले ही 30 मई तक बढ़ा दिया, क्योंकि लॉकडाउन को एक साथ हटाना, खत्म करना ये उपाय नहीं है, क्योंकि जैसे आप लॉकडाउन हटाएंगे फिर से पुरानी वाली स्थिति आ सकती है, क्योंकि लोग अपने घरों से बाहर आएंगे और उतने लोगों को हैंडल करना हमारा जो सिस्टम नहीं कर पाएगा, भले पुलिस प्रशासन हो या बाकी लोग हो। और यही वजह है कि लॉकडाउन तो बढ़ेगा, लेकिन जो रियायतें जो है वो और रियायतें दी जाएंगी। जैसे कि हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री ने बैठक की और उसके बाद जब लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया गया तो रियायतें दी गई है, और यही वजह कि और भी कुछ रियायतें दी जाएंगी और जो सख्ती होगी, सख्ती को भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां भी चलनी चाहिए, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी चलनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कोविड से भी बचाव जरूरी है। यही वजह है कि लॉकडाउन तो बढ़ना तय है। अब कितने दिन बढ़ना है और किन किन एरिया से बढ़ेगा, क्या रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के अलावा भी कोई एक और कोई नया कॉन्सेप्ट भी बन सकता है, ये आज की बैठक में जब मुख्यमंत्रियों का फीडबैक आएगा उसके आधार पर तय होगा। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार ने भी ये कहा है कि जो भी राज्य सरकारें चाहती हैं, अगर राज्य सरकारें ये तय कर ले रही हैं कि उनको लॉकडाउन बढ़ाना
करना है या फिर लॉकडाउन में उनको छूट चाहिए, तो इसका पालन करवाने की जिम्मेदारी उन्हीं राज्य सरकार। ठीक है, यानी लॉकडाउन में कुछ नई छूट भले मिल सकती है, लेकिन लगभग ये माना जा सकता है कि लॉकडाउन फिर से बढ़ने जा रहा है। 17 मई के बाद कोई लॉकडाउन नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन लॉकडाउन अगर बढ़े तो कितने दिन बढ़ेगा और उसमें क्या नई रियायत मिल सकती है, क्या छूट और मिल सकती है, इसको लेकर स्थिति जब मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी उसके बाद साफ हो पाएगी। आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया। मैं अपडेट के लिए आपके पास लौटूंगा। लॉकडाउन खुलेगा नहीं या नहीं, ये आज की मीटिंग के बाद लगभग साफ हो जाएगा, लेकिन कल से ट्रेन का चलना तय है। मुंबई सेंट्रल पर ट्रेन चलाने के लिए क्या इंतजाम है, हमारे सहयोगी राजीव सिंह की रिपोर्ट से समझिए। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर सैनिटाइजिंग का काम किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखाता हूं, आप देखिए किस तरह से यहां पर जो रेलवे के कर्मचारी हैं पूरे स्टेशन परिसर को सैनिटाइज कर रहे हैं और मशीन के जरिए, फव्वारों के जरिए, जिसमें केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि अगर किसी भी तरह का कोरोना का दुष्प्रभाव हो स्टेशन परिसर के अंदर ना आ सके। चूंकि 12 मई को पहली ट्रेन दिल्ली से मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के लिए छूटेगी, ऐसे में स्टेशन परिसर को पूरी तरह से साफ सफाई किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए पूरी तरह से सुबह से जितने भी कर्मचारी हैं रेलवे स्टेशन के, ये सब के सब जी जान से जुटे हुए हैं। यहाँ पर रेलवे अधिकारी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर, पूरे रेलवे स्टेशन के परिसर की साफ सफाई की जा रही, सैनिटाइजिंग किया जा रहा है, क्या कहेंगे? दरअसल जो है पूरा स्टेशन जब से भी लॉकडाउन हुआ है लगातार सैनिटाइजेशन होते रहा है और लगातार काम होते रहा है साफ सफाई के लेके। और रही बात स्टेशन चालू हो तो हमारी यही शुभकामना है कि हर कोई पैसेंजर जो जा रहा है घर, अपने घर सुरक्षित जाए, अपने घर सेफ्टी से जाए, हिफाजत जाए, ताकि उसको कोई कल जब दिल्ली से पहली ट्रेन छूटेगी उसके बाद यहाँ पर जो यात्री आएंगे उनके लिए स्क्रीनिंग की, थर्मल स्क्रीनिंग जैसी चीजों की किस तरह से व्यवस्था की गई है? वो मेन गेट पे ही देखिए सारे निशान बने हुए हैं, वहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग वाले लोग रहेंगे। यानी लोगों की वापसी हो रही है तो वो ठीक से घर पहुंचे और कोरोना वायरस उनके अंदर ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए प्लेटफॉर्म्स को तैयार किया गया है, वहां लोगों को तैयार किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की व्यवस्था की गई है। कल से ट्रेनों की शुरुआत होने वाली है, लेकिन ट्रेन से कोरोना स्प्रेड होने का खतरा भी बहुत बड़ा है, क्योंकि बिहार से आई खबर चिंता बढ़ाने वाली है। प्रवासी मजदूरों के बाद महाराष्ट्र से बिहार आए 17 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये सभी बच्चे महाराष्ट्र के नंदुरबार के इस्लामिया मदरसे से बिहार आए थे। नंदुरबार से ट्रेन में सवार होकर मदरसे के 1015 बच्चे निकले, जो बिहार के सहरसा और मधेपुरा आए। सहरसा में 10 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले। सहरसा में नंदुरबार से 200 बच्चे आए थे, वहीं मधेपुरा में 117 बच्चे उतरे, जिसमें 7 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले। मधेपुरा में 25 छात्रों की जांच चल रही है, वहीं 81 छात्रों को क्वारंटीन कर दिया गया। ट्रैवल रूट क्या है वो समझ लीजिए आप। मदरसे से ये सारे बच्चे निकले थे, ये बताया जा रहा है, और 1000 से ज्यादा बच्चे थे जो कि बिहार के अलग अलग जगहों पर पहुंचे, और इनमें से कुछ का रैंडम टेस्ट हुआ जिसमें वो पॉजिटिव निकले, और अब पूरी चेन स्टैब्लिश की जा रही है। बाकियों का भी सैंपल लिया जाएगा और उनकी भी टेस्ट होगी। नंदुरबार से सहरसा की जो चेन है वो आपको बता रहा था। 1015 बच्चे निकले जो ट्रेन से वहां पर पहुंचे थे। 200 बच्चे सहरसा में उतर गए, 10 बच्चे इनमें से पॉजिटिव हैं, बाकियों की जांच चल रही है। मधेपुरा में क्या हुआ? मधेपुरा की चेन कुछ इस तरीके की है कि वहां पर जो ट्रेन से बच्चे आए थे उनमें से 117 बच्चे उतरे, 7 बच्चे यहां पॉजिटिव पाए गए और 25 छात्रों की जांच चल रही है। 81 छात्रों को क्वारंटीन किया गया। चलो आगे चलो। अभी जो नंबरदूर डिस्ट्रिक्ट है उसके इस्लामिया मदरसा से जो बच्चे पढ़ते थे वो बच्चों का जत्था एक ट्रेन से आया है। करीब 1015 बच्चे हैं इसमें, और ये बच्चे सभी जो है डिफरेंट जिला के हैं। हमारे जिला के 208 बच्चे हैं, सुपौल जिले के बच्चे हैं 500, मधेपुरा जिला, खगड़िया, बेगूसराय, कुछ अन्य जिलों के हैं। इन सभी को हम लोग अभी उतार के हम लोग स्क्रीनिंग, थर्मल स्क्रीनिंग किए हैं, और साथ ही साथ सभी सामान को सैनिटाइज किया गया है। हम लोग इनको फूड पैकेट्स और पानी का बोतल दिए हैं, क्योंकि ये लोग रोजेदार हैं तो अवतार के हिसाब से हम लोग फूड पैकेट दिए हैं। 3 पॉजिटिव केस थे, उसके अलावा 7 पॉजिटिव केस और मिले हैं, तो टोटल पॉजिटिव केस की संख्या 10 हो गई है। ये सभी 10 जो केसेज आए हैं वो नंदुरबार से जो ट्रेन आई थी 6 तारीख को, उसमें से जो बच्चे थे उनको रैंडम सैंपलिंग लिया गया था, उन्हीं का पॉजिटिव आया है। और जो पॉजिटिव आने के बाद जो विभागीय निर्देश में जो आवश्यक कार्रवाई की जानी है उसको हम लोग कर रहे हैं।
इसमें 5 बच्चे सहरसा बस्ती के हैं, एक बच्चा सनहोरा सिमरी का है और एक मदनपुर सोनवर्षा प्रखंड का है। तो 3 कंटेनमेंट जोन हमारे बन रहे हैं, तीनों में जो आवश्यक कार्रवाई करना वो किया जा रहा है। हम लोग सभी बच्चों को पुनः बुला रहे हैं उनके सैंपल कलेक्शन के लिए और साथ ही साथ सभी बच्चों के घरों में जो है उनका टेस्टिंग किया जा रहा है ताकि उनका भी 1-2 दिन के अंदर सैंपल लेके हम लोग उनका सैंपल भेज के जाँच करवाएं। और फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार देखिए बंगाल के हुगली में कोरोना काल के बीच क्यों भिड़े हिंदू मुसलमान।